हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले बीएड के प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मैंने राम को पूछा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग से रिलेटेड अशुद्धि है या वचन या कारक या फिर विशेषण से संबंधित अशुद्धि है, इसमें ये पता करना है। तो ये देखते हैं, इसमें मैंने राम को पूछा नहीं होगा, मैंने राम से पूछा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कारक से संबंधित अशुद्धि हो जाएगी इसमें। और कुछ विभिन्न कारक होते हैं, जैसे में होता है, से होता है, को होता है, पर होता है, भी होता है, ये सब भी कारक हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, को के स्थान पर से रहेगा, मैंने राम से पूछा। दूसरा क्वेश्चन, अल्पायु का विपरीतार्थ शब्द क्या है? अल्पायु का मतलब क्या होता है, कम आयु वाला, मतलब कम आयु। तो अल्पायु का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, दीर्घायु। तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? उदय शंकर भट्ट कहानीकार हैं या फिर निबंधकार हैं या फिर उपन्यासकार हैं या नाटककार हैं? तो उदय शंकर भट्ट क्या हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संकलन नहीं है। तो इसमें से रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संकलन नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? रेणुका सही है कि कुरुक्षेत्र सही है या फिर उर्वशी सही है या फिर लोकायतन सही है? तो इसका क्या हो जाएगा, लोकायतन सही हो जाएगा इसका। काव्य संकलन नहीं है। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन जो रचना है ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन। तो यही सही हो जाएगा इसमें। परिच्छिद्रान्वेषण एक प्रमुख है, ये गुण है या सगुण है या निर्गुण है या दुर्गुण है, क्या है? इसमें जो हो जाएगा परिच्छिद्रान्वेषण, ये हो जाएगा दुर्गुण। दुर्गुण मतलब क्या होता है, जो दूसरों के दोषों को खोजना या फिर ढूंढना होता है, उसे दुर्गुण माना जाता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, नीता ने खाना बनाया था वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो नीता ने खाना बनाया था में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल सही हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? पूर्ण भूतकाल वो होता है जहाँ पे क्रिया के रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल मतलब पूर्व में ही पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के सामान्य रूप के साथ था, थी, थे आदि लगाने से बनता है। ये तो नॉर्मल है, सबको पता ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल सही हो जाएगा। सातवां देखते हैं, अगम शब्द का विलोम शब्द है। अगम का विलोम शब्द है, तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। क्योंकि अगम का जो मतलब होता है वो होता है कठिन, और इसका विलोम हो जाएगा सरल। कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, सरल, जिसका मतलब होता है सुगम। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर का, विष्णुपदी का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विष्णुपदी का केशव होगा या विशंबर होगा या गंगा होगा या कमला होगा? तो विष्णुपदी का मतलब क्या होता है? विष्णुपदी का मतलब होता है भगवान विष्णु के पैर से निकलने वाली जो होता है। तो भगवान विष्णु के पैर से कौन निकला है? वहाँ से गंगा निकली हैं। बाकी इसमें जो केशव है, विशंबर है, ये है विष्णु जी के अन्य नाम हो गए, और कमला तो लक्ष्मी जी का नाम है। तो 9वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है 9वें प्रश्न में। ऑप्शन है, सीता की चरित्र अच्छा है, या सीता का चरित्र अच्छा है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता के चरित्र अच्छा है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। बाकी सब में
ये जो कारक लगा हुआ है ये गलत कारक लगा हुआ है, की को क आदि जो लगा हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, जो सीता का चरित्र अच्छा है। 10वें प्रश्न पे आते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पद्यांश देख पढ़कर इसका आंसर देना है। देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो इसका सही शीर्षक क्या हो जाएगा, झांसी की रानी। ये तो सबने पढ़ा ही है, पहले से ही पढ़ रखा है सब लोगों ने। 11वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त मर्दानी शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्ववान या फिर लड़ाकू। कई बार ऐसा होता है कि लोग पद्यांश को देखकर लड़ाकू लगा देते हैं कि युद्ध की बात चल रही है तो लड़ाकू होगा, लेकिन इसका लड़ाकू से कोई संबंध नहीं है। मर्दानी का मतलब होता है जो मर्दन करे, दुष्टों को, अन्यायियों को मारने वाली जो होती हैं उसको मर्दानी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा वीरांगना से। 12वां प्रश्न देखते हैं। इस पद्यांश में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। 13वां देखते हैं। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। विशेषण संबंधी अशुद्धि है, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है, अधिपदत्व संबंधी अशुद्धि है या फिर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, इसमें हो जाएगा शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 13वें का। तो किसी भी व्यक्ति की आयु का तात्पर्य उसकी पूर्ण उम्र से होता है, तो वहाँ पे आयु की जगह पर उम्र अथवा अवस्था लिखा जाता है, तो इसलिए इसमें शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मृगांक का पर्यायवाची नहीं है। तो मृगांक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोदक प्रिय। 14वां सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा, और कलाधर, द्विजराज, राकापति ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची हैं, जबकि मोदक प्रिय जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां देखते हैं। दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो 15वें का कौन सा सही हो जाएगा, 15वें का वीरेन डंगवाल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वीरेन डंगवाल। 16वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान है, पीकर कोयल, फिर खाली स्थान है, जाकर बैठ गई। इसमें रिक्त स्थान को भरना है, तो क्या होगा, नीर पीकर कोयल, नीर होगा या फिर नीड़ और नीर होगा, या फिर नीर नीड़ होगा, या फिर नीर नी होगा। तो 16वें कौन सा सही हो जाएगा, 16वें का नीर और नीड हो जाएगा। 16वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक नीर का मतलब होता है पानी और दूसरे नीड का मतलब होता है घोंसला। तो नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाकर बैठ गई, इसका सी वाला सही हो जाएगा। 17वां देखते हैं। लता शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। तो लता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, लताएं। 18वां देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहें कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी में किस प्रकार का अलंकार है।
तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहें कब बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, जिसमें एक बेनी जो है कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। तो यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, नीरजा, वीणा, दीपशिखा। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीणा जो है ये किसकी रचना है, वीणा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और बाकी जो रचनाएं इसमें ऑप्शंस में हैं ये महादेवी वर्मा की ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अरण्य रोदन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। असंभव कार्य करना, व्यर्थ का विलाप करना, परवाह न करना, या फिर अहंकार दिखाना। तो अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और रोदन का अर्थ होता है रोना, मतलब जंगल में यदि कोई रोता है तो उसका रोना कोई नहीं सुनता है, इसी का मतलब होता है अरण्य रोदन, मतलब व्यर्थ का विलाप करना एक प्रकार से। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यर्थ का विलाप करना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बह अनेक, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में वरना रास्ता भूल जाएगा सूरज, पीपर पात सरस मंडोला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में वरना सूरज रास्ता भूल जाएगा। ये सब बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नामक पत्रिका किस रचनाकार बाल बोधिनी की है। ये प्रश्न थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, बाल बोधिनी नामक पत्रिका किस रचनाकार की ऐसे होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी एक रचना और है कवि वचन सुधा, पत्रिका ये वो। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए विकल्पों में से विभाना अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, बिन पग चले सुने बिन काना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। तो इसमें से पहचानना है कि विभावना अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है। तो विभावना अलंकार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनने की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हलाहल का विपरीतार्थ शब्द पहचानना है। हलाहल का मतलब होता है विष, और विष प्रलय दानव ये सब तो होगा नहीं। सुधा का मतलब होता है अमृत, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गुप्त लिपि का विकास निम्न में से किस लिपि से हुआ है। नागरी लिपि, उत्तरी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो गुप्त लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि को घट ए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यमक, उपमा, श्लेष और अतिशयोक्ति अलंकार 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पहचानना है कि जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा। श्लेष अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो।
तो वृषभानुजा का मतलब क्या होता है? एक वृषभानुजा का मतलब होता है राधा जी, और दूसरा होता है बैल की बहन। तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, या फिर अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, जलन होना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछ भी लेता है और मैक्सिमम लोगों को पता भी रहता है इसका मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भारत की प्राचीन आर्य भाषा है में संस्कृत शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर नपुंसकलिंग है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 29 का बी, स्त्रीलिंग। क्योंकि संस्कृत एक भाषा है और भाषा जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो बताना है संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, या फिर सर्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण इसमें से बताना है इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? संख्या तो बताई नहीं जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण वह होता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण व दोष आदि का बोध होता है। जैसे अच्छा बुरा, कोई रंग हो गया लाल पीला, मोटा पतला खट्टा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदूक एक उपयोगी है, रिक्त स्थान भरना है इसमें से। औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, या फिर रक्षक है? तो बंदूक क्या है? बंदूक एक शस्त्र माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शस्त्र माना जाता है। शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में लेकर प्रयुक्त किया जाता है, और अस्त्र क्या होता है? जो फेंक कर प्रयुक्त किया जाता है। तो बंदूक क्या है? बंदूक को हाथ में पकड़ के मारते हैं, इसलिए वह शस्त्र माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेना शब्द किस शब्द का एक वचन है? सेना वृंद, सेना दल, सेना लोक, सेना समूह। तो क्या हो जाएगा? सेना दल का एक वचन होता है सेना। और जैसे होता है जिनमें दल, वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण आदि शब्दों को जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर दल जोड़कर बहुवचन बनाया गया है, सेना दल। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता आम खाती है वाक्य में कौन सा क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया है, या सकर्मक क्रिया है, या फिर अकर्मक क्रिया है, या फिर नाम धातु क्रिया है? सीता आम खाती है, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि कर्म के साथ। तो वहाँ जहाँ पे कर्म के साथ कोई काम होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता आम खा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? खाती है, इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 34वां प्रश्न देखते हैं, धेनु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? धेनुया, धेनुए, धेनुए, या फिर धेनिए? तो धेनु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? धेनुए हो जाएगा। इसका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, किंकर शब्द का समानार्थी क्या है? तो किंकर का समानार्थी क्या होता है? किंकर का समानार्थी होता है दास। नौकर भी होता है, अनुचर भी होता है, चाकर भी होता है। दास के या फिर किंकर के पर्यायवाची बोल सकते हैं इन सबको। 36वां प्रश्न देखते हैं, राम कल मेरे घर आएगा वाक्य में कल क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक है, कालवाचक है, या परिणामवाचक है, या रीतिवाचक है? तो आज कल ये सब क्या होता है? ये सब कालवाचक होता है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 36वें का बी वाला सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। विंध्याचल पर्वत हिमालय के मध्य में स्थित है में हिमालय शब्द किस लिंग से संबंधित है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो इसमें हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा पुल्लिंग। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पर्वत होते हैं उन सबको पुल्लिंग में ही सम्मिलित किया गया है। जैसे विंध्याचल हिमालय पर्वत हो गया, मतलब कोई भी पर्वत हो गया, काराकोरम वगैरह, जो भी जितने भी पर्वत हैं सबको पुल्लिंग में ही माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि खेल नहीं, खेत है ये। किस खेत का बथुआ है और रिक्त स्थान भरना है। किस खेत का आलू है, किस खेत का बथुआ है, किस गांव का निवासी है, या फिर किस खेत की मूली है। तो एक मुहावरा होता है कि किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दिए गए विकल्पों में से शुद्ध और उचित वाक्य पहचानिए। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गईं। दंगे में बालक युवा और नर नारी पकड़ी गईं। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, या फिर दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ा गए। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए में जो संज्ञा अथवा कर्ता बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, और इसमें जो क्रिया का रूप है वह भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। जब कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन ही होगा, इसलिए जो बाकी सब है उसमें वचन संबंधी शुद्धियाँ हैं, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित काव्य क्षमा किस लेखक की रचना है? तो क्षमा किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है, सुनीता जैन की है, नरेंद्र कोहली की है, या फिर मृदुला गर्ग की है। तो क्षमा जो रचना है ये है सुनीता जैन की रचना है। 2015 में इनको व्यास सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। और सुरेंद्र वर्मा को काटना, समी का वृक्ष, मृदुला, और जो मृदुला गर्ग हैं उनको काठ गुलाब, और जो नरेंद्र कोहली हैं इनको न भूतो न भविष्यति के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया है। तो बस आज के लिए बस इतना। 40 प्रश्न और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स फोर्टे के नाम से है। इस पर आपको इसके शॉर्ट्स नोट मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बना के दे देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।